अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। रियल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने इस सेक्शन का थ्योरम नंबर 1 स्टेट एंड प्रूफ करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले सेक्शन के अंदर हमने लिमिट थ्योरम्स किए थे। इनमें सबसे पहला थ्योरम था कि रियल नंबर्स का कोई सा भी सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट है वो हर हाल में बाउंडेड भी होगा, लेकिन इस थ्योरम का कन्वर्स लाजमी नहीं है कि ट्रू हो, यानी कि ये लाजमी नहीं है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और इसके लिए मैंने आपको एक काउंटर एग्जांपल भी बताई थी। आज के थ्योरम के अंदर हमने पढ़ना है कि किस सूरत में एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, और इस थ्योरम को हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि एक बाउंडेड सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कन्वर्जेंट होगा जब वो एक मोनोटोन सीक्वेंस हो। ठीक हो गया, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट if and only if it is a monotone sequence। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ आ गया, यानी कि हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कि कन्वर्स पार्ट क्या कहता है कि मोनोटोन सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो फिर वो बाउंडेड भी होगा। अब थ्योरम नंबर 1 पिछले सेक्शन का जो मैंने शुरू में स्टेट करवाया है, उसके मुताबिक आप कोई सा भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके आए वो बाउंडेड होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मोनोटोन है या नहीं। ठीक है, अगर वो मोनोटोन है और कन्वर्जेंट है तो फिर डेफिनेटली बाउंडेड होगा। अगर वो मोनोटोन नहीं है लेकिन कन्वर्जेंट है तो फिर वो बाउंडेड होगा। तो फिर इस थ्योरम का कन्वर्स पार्ट हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है पिछले सेक्शन के थ्योरम 1 के अंदर। तो प्रूफ करते हैं इस सिंपल से थ्योरम को। रॉबर्ट जी बार्टल एंड वॉल्टर रुदन की टेक्स्ट बुक्स के अंदर इस थ्योरम को जिस तरह से प्रूफ किया गया है मैं उसी तरह से प्रूफ करूँगा। ठीक है, तो पहले आप आइडिया ले लें कि इसको आपने किस तरह से प्रूफ करना है। हम सपोज़ करेंगे कि हमारा सीक्वेंस एक बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है और ये प्रूफ करेंगे कि ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, अब चूँकि हम ये सपोज़ करें कि ये मोनोटोन सीक्वेंस है तो फिर इसका मतलब है कि ये या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और इन दोनों केसेस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एज्यूम करेंगे कि हमारा सीक्वेंस एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और फिर हम इसकी बाउंडेडनेस का यूज़ करते हुए इसकी कन्वर्जेंस को इस्टेब्लिश करेंगे, और फिर यही काम हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए भी करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सपोज दैट xn is a bounded increasing sequence। ठीक हो गया, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस xn कन्वर्जेंट है और ये किधर को कन्वर्ज करता है। इसके लिए आप इस सीक्वेंस का पॉइंट सेट, यानी कि इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स का सेट कंसीडर करें। वो क्या सेट बनेगा? सेट xn वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये वो वाला सेट बन गया। इसका सुप्रीमम लें, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये सीक्वेंस xn इस सुप्रीमम को कन्वर्ज करता है, जो कि एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ xn ये किसके इक्वल है, वो इस सुप्रीमम के इक्वल है।
ठीक है। तो इससे ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है और ये भी पता चल जाता है कि ये किस पॉइंट को कन्वर्ज करता है। इसी तरह से जब हम इसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे तो फिर भी ये कन्वर्जेंट ही आएगा, लेकिन अब ये किधर को कन्वर्ज करेगा, इसी सेट के इन्फिमम को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। अब चूँकि आपका सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो फिर बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन के मुताबिक एक पॉजिटिव रियल नंबर m ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जस्ट मैंने डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस यूज़ की है जो कि आपको आती है। अब आपको ये पता है कि अगर आप कोई सा भी रियल नंबर a लेते हैं और फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट रियल नंबर होती है। ठीक है, इसका यूज़ वहाँ पर करें तो फिर आपके पास दिस थिंग इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू xn आ जाएगी, यानी कि xn इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाता है। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को आप गौर से देखें, ये क्या कह रही है कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स m से छोटी हैं या इसके बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि m जो है वो इस वाले सेट का एक अपर बाउंड है। ठीक है, सो m इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट xn where n is a natural number। अगर ये इसका अपर बाउंड है तो फिर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो कि आपने बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में सीखी थी उसके मुताबिक इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उस सुप्रीमम को हम x स्टैरिस्क से डिनोट करेंगे। ठीक है, सो लेट x स्टैरिस्क इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट xn where n is a natural number। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम इस सुप्रीमम में से, सुप्रीमम x स्टैरिस्क में से कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर जो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आएगा वो इस सेट का अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक हो गया, तो फिर सपोज करें कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ये एक आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक हो गया, तो फिर इसको अगर आप x स्टैरिस्क में से सब्सट्रैक्ट करते हैं x माइनस एप्सिलॉन, तो x स्टार माइनस एप्सिलॉन इस सेट का अपर बाउंड नहीं है। ठीक हो गया, अगर ये इसका अपर बाउंड नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इस सेट में एटलीस्ट एक टर्म ऐसी या एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर मौजूद है जो कि इस नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, उसको आप xk से डिनोट कर लें। ठीक है, xk इज़ ग्रेटर देन x स्टारिस्क माइनस एप्सिलॉन फॉर सम k मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि ये नेचुरल नंबर k इस एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी रीज़न क्या है कि अगर आप एप्सिलॉन को बहुत छोटा नंबर चूज़ करते हैं तो फिर आपको xk कैसे चूज़ करना पड़ेगा। xk आपको इस तरह से चूज़ करना पड़ेगा कि ये इस सेट के सुप्रीमम के करीब तर हो। ठीक है, आप जितना एप्सिलॉन को छोटा चूज़ करेंगे आपका xk जो है वो सुप्रीमम के उतना ही करीब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एप्सिलॉन के अंदर आप वेरिएशन देंगे तो फिर xk में भी जो है वो वेरिएशन आएगी। सो देयरफॉर दिस नेचुरल नंबर k जो है दिस डिपेंड्स ऑन दिस एप्सिलॉन। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। चूँकि आपका सीक्वेंस xn जो है वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फिर इसका मतलब हुआ कि xk वुड बी लेस देन और इक्वल टू xk प्लस 1, इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू xk प्लस 2
वगैरह वगैरह वगैरह, ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। अब इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि एक्स के इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। ठीक है, और इसके अलावा ये भी नोट करें कि चूँकि एक्स स्टार जो है वो इस सेट का सुप्रीमम है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि एक्स एन इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स स्टार फॉर ऑल एन मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक हो गया, तो फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स एन इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स स्टार फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। ठीक है, यानी कि अगर इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स एक्स स्टार से छोटी हैं या इसके बराबर हैं, तो फिर इस सीक्वेंस की केथ टर्म और केथ टर्म से आगे वाली तमाम टर्म्स भी इस एक्स स्टार से छोटी होंगी या इसके बराबर होंगी डेफिनेटली। ठीक हो गया, तो फिर इसलिए आप इस वाली इनइक्वालिटी को रीराइट करके लिख सकते हैं किस तरह से, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन एक्स के इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स एन एंड एक्स एन इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स स्टार। ठीक है, और फिर आगे यूनिवर्सल क्वांटाइजेशन देंगे फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। क्लियर? तो ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ थी। अच्छा, ये भी नोट करें कि एक्स स्टार इज़ लेस दैन एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन डेफिनेटली, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो फिर अब इस सारी चीज़ को आप ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन एक्स एन। ठीक, एंड एक्स एन इज़ लेस दैन और इक्वल टू एक्स स्टार विच इज़ लेस दैन एक्स प्लस एप्सिलॉन, एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ से आप इस एक्स स्टार को ख़त्म कर दें तो आपके पास चल जाता है माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस दैन एक्स स्टार इज़ लेस दैन एक्स एन माइनस एक्स स्टार लेस दैन एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल एन मेंबर ऑफ सेट ऑफ फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू के। अच्छा, अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है, दिस इज़ रिटन दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स स्टारिस्क इज़ लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट यहाँ पर एक इनइक्वालिटी यूज़ किया जो कि हमने अपने लेक्चर्स में बहुत दफ़ा 15-20 दफ़ा यूज़ कर रखी है। वो ये कि अगर एक्स एन या एक्स लेस दैन और इक्वल टू रियल नंबर ए है, एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो फिर माइनस ए लेस दैन और इक्वल टू एक्स लेस दैन और इक्वल टू ए होगा। ठीक है, और कन्वर्सली भी इसको यूज़ किया जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर इसका कन्वर्स यूज़ किया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन का इस्तेमाल करें। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर k दैट डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन सच दैट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एक्स स्टार इज लेस दैन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन और इक्वल टू k। यहाँ पर ये आता था। So therefore this sequence xn converges to x starisk, और x starisk क्या था, x starisk इस सुप्रीमम के इक्वल था। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और वो इस सुप्रीमम की तरफ कन्वर्ज करता है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, प्रूफ कर ली। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे। दूसरे पार्ट को आप खुद से बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं। अब हम सपोज करेंगे कि हमारा सीक्वेंस xn एक बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, चूँकि यह डिक्रीजिंग है, अगर हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, सो माइनस एक्स एन इज़ एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको आप yn से डिनोट कर लें। ये बाउंडेड भी है। इसकी रीज़न क्या है,
अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई एन निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एक्स एन के इक्वल। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन, क्योंकि माइनस को ये एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म कर देता है, ये आपको पता है। और फिर आपको पता है कि चूँकि एक्स एन बाउंडेड है तो फिर एक्स एन एब्सोल्यूट वैल्यू वुड बी लेस देन और इक्वल टू सम पॉजिटिव रियल नंबर m फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वाई एन इज लेस देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n मेंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर वाई एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। अब वाई एन बाउंडेड है और इंक्रीजिंग भी है, तो पिछले रिज़ल्ट के मुताबिक ये सीक्वेंस क्या है, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, और किधर को कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा इस सीक्वेंस के पॉइंट्स का या टर्म्स का, तमाम टर्म्स का जो सेट है उस सेट के सुप्रीमम को ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ वाई एन, दिस इज इक्वल टू supremum of yn where n is member of set of natural numbers। ठीक है, अच्छा अब yn किसके इक्वल है, yn इक्वल है माइनस एक्स एन के इक्वल। ठीक है, सो दिस इज सुप्रीमम ऑफ माइनस एक्स एन वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर आप किसी सेट को, सेट एक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करके इसका सुप्रीमम निकालते हैं और अगर ये ए नेगेटिव था तो फिर इस केस में दिस सुप्रीमम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड विद इन्फीमम ऑफ x। ठीक है, इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल आप यहाँ पर करें। इसको आप माइनस एक्स एन को -1 मल्टीप्लाइड विद एक्स एन लिख सकते हैं, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि -1 जो है वो आपका a बन रहा है और -1 लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो फिर अगर आप इस a को बाहर निकालेंगे तो ये सुप्रीमम क्या बन जाएगा, इन्फीमम बन जाएगा। तो आप -1 को यहाँ से बाहर निकालें तो -1 इन्फीमम ऑफ एक्स एन। ठीक है, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। होपफुली आपको इस सिंपल सी चीज़ की समझ आई। और इसी तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वाई एन की जगह आप माइनस एक्स एन डाल देंगे। ठीक है, और फिर इस माइनस को आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, वो माइनस और ये माइनस कट आउट हो जाएंगे। तो इसलिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स एन इस केस में किसके इक्वल है, इन्फीमम ऑफ एक्स एन के, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस इस केस में भी, डिक्रीजिंग वाले केस में भी कन्वर्जेंट है और ये इस सीक्वेंस के सेट ऑफ ऑल टर्म्स के इन्फीमम को कन्वर्ज करता है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। होपफुली आपको इस सिंपल से प्रूफ की समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।